स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा हम करने वाले हैं कि सत्ता संघर्ष जो चल रहा है उसके आखिरी दांव क्या क्या चले जा रहे हैं। जो शतरंज की बाजी है लोकसभा चुनाव की, उसमें दोनों तरफ से आखिरी दांव क्या क्या चले जा रहे हैं, इसी पर हम पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के होशियारपुर में यह रैली की है। मैं देश भर में देखकर आया हूं कि जनता जनार्दन ने मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। जाहिर है इसकी बड़ी वजह विकसित भारत का सपना है, कुशल नेतृत्व है और स्थायी सरकार के बड़े फैसले हैं। एक कुशल नेतृत्व और स्थायी सरकार के बड़े फैसले लोगों ने देखे। नए भारत की नई तस्वीर लोगों के सामने है। लेकिन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में डटी इंडी गठबंधन में सुरताल कभी एक साथ बजा ही नहीं। दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में दुश्मनी। अंतिम फेज के चुनाव प्रचार में आप और कांग्रेस एक दूसरे को पछाड़ने में जुटी हुई हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी कोई शादी तो हुई नहीं, ना अरेंज वाली, ना मैरिज वाली, ना लव मैरिज वाली, तो हम देश बचाने के लिए 4 जून तक के लिए बस साथ आए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को यकीन है कि इंडी गठबंधन जीतेगा जरूर, लेकिन लोग तो इनको पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हुए देख रहे हैं। ममता बनर्जी की भी बात कर लीजिए, गठबंधन में तो हैं, लेकिन समर्थन वो एकदम अपनी शर्तों पर ही देंगी, बिल्कुल तौल कर। और साथ ही ममता पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को जीतने नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर की भी बात कीजिए, वहां पर भी सभी अलायंस पार्टनर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कहते हैं कि सरकार जरूर बनाएंगे साथ में मिलकर। तो फिर क्या ऐसे में मकसद जो है वो देश को एक कुशल नेतृत्व देना नहीं, बल्कि सिर्फ मोदी को हराना है, चाहे जो भी आ जाए, चाहे जैसी भी सरकार बन जाए। 21वीं सदी में सबसे मजबूत स्थिति में आए भारत को लोग यूं ही किसी के भरोसे छोड़ देंगे क्या? कांग्रेस ने 1 जून को इंडी गठबंधन की मीटिंग भी बुला रखी है। अंतिम चरण के मतदान के दिन इस मीटिंग को लेकर चर्चा भी बनी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल छोड़ने में असमर्थता जता रही हैं। कह रहे हैं नहीं, हम तो नहीं आ पाएंगे इस बैठक में। लेकिन इस बीच अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद कांग्रेस की बुलाई बैठक से वो अभी दूरी ही रखना चाहती हैं। साथ ही जानकार बता रहे हैं कि 2 जून को केजरीवाल को तो दोबारा जेल जाना तय है, तो इसीलिए शायद 1 जून को बैठक बुलाई गई है कि वो भी उसमें शामिल हो सकें। और इस बीच इंडी गठबंधन का दावा है कि बहुमत के करीब तो हम पहुंच चुके हैं, बल्कि जयराम रमेश एक कदम और आगे चले गए। बोले 4 जून को जो नतीजा आएगा उसके 48 घंटे के अंदर हम बता देंगे कि हमारा पीएम होगा कौन। तो जाहिर है कि परसेप्शन की सियासत है और उसको लेकर चुनाव में विपक्षी गठबंधन उतरा है और विपक्षी गठबंधन आखिरी दिन तक परसेप्शन बनाने में जुटा हुआ है। तो मुकाबला ये बता रहा है विपक्षी गठबंधन की मुकाबला दिलचस्प है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ही फेमस बयान सामने आ गया है। कह रहे हैं हमारी कोई शादी तो हुई नहीं, ना ही अरेंज वाली और ना ही लव मैरिज। हमने कोई शादी थोड़ी करी है, हमारी कोई मैरिज नहीं हुई, अरेंज्ड मैरिज नहीं हुई, लव मैरिज नहीं हुई। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून का चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं बस। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि वो इंडी गठबंधन को दिल्ली में समर्थन देंगी, लेकिन राज्य में, पश्चिम बंगाल में नहीं। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है और 200 सीटें भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार? मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो बयानों के क्रम में आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इंडी गठबंधन को 300 सीटें पार करने का दावा कर रहे हैं।
बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तो कह ही चुके हैं कि 5 दौर के मतदान के बाद ही बीजेपी 300 सीटों का आंकड़ा तो पार कर चुकी है। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है, जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा। तो सभी के अपने अपने दावे हैं और दावे के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि अंतिम चरण में अपने अपने दांव भी हैं, जिससे कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को। आज इसी पर हमारी खास चर्चा है और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। साथ में राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, जिसे कहते हैं कि जो अगर मैं शतरंज की भाषा, बिसात की भाषा का इस्तेमाल करूं कि शतरंज के खेल में होता क्या है कि बिल्कुल अंतिम में जो अपने अपने दांव चले जाते हैं, क्या ये तमाम जो बयान अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाए, ये बयान वही दांव की तरफ दिखा रहे हैं? और इसमें क्या मैसेज है उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी कि बिल्कुल लगे रहो अंतिम समय तक, और साथ में परसेप्शन भी मतदाताओं तक है कि हम भी हैं, रेस में हैं बने हुए? लाल जी, हम आपके सवाल पे आए उससे पहले हमें कुछ नई बात हम लोग डिस्कस कर लें जी, कि ये चुनाव प्रचार जो है वो इस बार का ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से ये लोकसभा के चुनाव का ऐलान किया था, उसके साथ साथ 4 राज्यों का भी चुनाव का ऐलान था जी। और उसके बाद देखिए कि 75 दिनों का जो ये चुनाव प्रचार का अभियान था, इस प्रचंड गर्मी में जो लोगों ने देखा है इस चुनाव प्रचार को, ये आप कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने में जनता और नेताओं की जो भागीदारी है वो अपने आप में अकल्पनीय है। जी जी, चाहे वो सत्ता पक्ष के से हों या प्रतिपक्ष के विपक्ष के लोग हों, इंडिया गठबंधन के हों या बीजेपी के हों, सब ने अपने अपने तरीके से इस चुनाव प्रचार में अपनी तरह से पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन 75 दिनों में 242 रैलियां की है। वाह, ये करीब करीब 250 का डेटा होगा। इतनी रैलियां, देश के इतने जगहों पे रोड शो, इतने जनसंपर्क अभियान, 80 से ज्यादा मीडिया चैनल और प्रिंट के लोगों का इंटरव्यू, इतने इवेंट, तो आप कह सकते हैं कि ये देश के एनर्जी के साथ में मैच करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये चुनाव प्रचार रहा है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जहां तक मुझे याद है कि 2019 में शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी का 150 के लगभग चुनावी रैलियां हुई थी और इवेंट सब हुए थे। उसके बरक्स में आप देखिए कि इस बार इतनी प्रचंड गर्मी में 75 दिन का ये चुनाव प्रचार को किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है लोगों के बीच में, जनता के बीच में। तो ये कॉन्फिडेंस जो पीएम मोदी अभी होशियारपुर में कह रहे थे, शायद वही इस बात को कह रहे थे कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो दशकों बाद इस देश में हैट्रिक लगाने जा रही है मोदी सरकार। ये पीएम मोदी का अपना कॉन्फिडेंस है जो आप कह सकते हैं। रही बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनता ने तो भरपूर सबका स्वागत किया है, सबके रैलियों में, सबके नुक्कड़ों सभाओं में अलग अलग तरीके से उन्होंने हर का एक तरह से स्वागत किया है। अब इसके बाद जो ये आप कह रहे थे कि परसेप्शन की सियासत को किस रूप में आप देख सकते हैं, तो वो इसलिए कि आज जब केजरीवाल जी अभी एक पंजाब के दौरे पे हैं, लगातार वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और वो 2022 का ही जो उनका था पंजाब में वही सारी चीजें वो दोहरा रहे हैं। लेकिन जब उनको ये सवाल उनके सामने में आता है कि दिल्ली में दोस्ती और पंजाब में ये दुश्मनी, ये किस तरह से लोग मान लें कि ये इंडिया गठबंधन
कहीं से एक गठबंधन का स्वरूप में भी है, तो साफ साफ कहते हैं ना हमारी कोई शादी हुई थी, न कोई लव मैरिज था, न कोई अरेंज मैरिज था, ये सिर्फ 4 जून तक ही है। अब अगर अब इस देश के लोगों को, क्या आप सिर्फ परसेप्शन बना के जब इस गठबंधन की बात करते हैं, तो क्या इस देश के लोगों को ये पता नहीं है कि ये गठबंधन का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ अगर आपका ऑब्जेक्टिव मोदी को हराना है, मोदी सरकार को हराना है, तो आपके सामने में पिछले 6 फेज के चुनाव हो गए, 7वें फेज का चुनाव होने जा रहा है 1 जून तक। अभी तक आपके सामने में इसका मकसद क्लियर नहीं है कि आपका नेतृत्व में कौन सामने में होगा और कौन आपका नेता होगा। ठीक, अगर अरविंद केजरीवाल के शब्दों को हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करें तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 जून तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप की चीज हो। ठीक है राहुल जी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए क्या मकसद हासिल किया जाएगा? विपक्ष ने क्या कोशिश की और इससे क्या पैगाम गया, लोगों तक क्या संदेश गया कि क्या विपक्ष एकजुट होकर के लड़ा? इंडी गठबंधन की जैसी शुरुआत हुई, उसके बाद उसका जो सफर रहा, उसका जो हश्र रहा, वो हम सब जानते हैं। ममता बनर्जी का रुख, अरविंद केजरीवाल का रुख, सीपीएम का रुख, हम सब जानते हैं। क्या कोई मैसेज देने में कामयाब रही? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बताइएगा। लालचंद जी, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी है और उसके बड़े मैसेज आए हैं। देखिए, आप देखिए 2-3 घटनाएं आप देख लीजिए। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव प्रचार के समय में आखिरी दिन अभी वहां पे मिसा भारती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, मंच पे क्या चौकड़ी जमी थी वहां पे। अखिलेश यादव के साथ देखिए कितने शानदार संबंध बने। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आप देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में 3 जगह पे कांग्रेस खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 4 लोगों के लिए और कांग्रेस के 3 लोगों के लिए भी रोड शो किया। कन्हैया कुमार के साथ गले मिलते हुए देखा हम लोगों ने। तो देखिए, बीजेपी के लोग और तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम, ये दावा करते रहे कि टीम इंडिया एकजुट नहीं होगी। टीम इंडिया बनी, एकजुट हुई और एकजुट होकर चुनाव लड़ा। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई 75 दिनों का एक लंबा सा चुनाव था। प्रधानमंत्री जी को 2019 से भी ज्यादा चुनाव प्रचार करना पड़ा यहाँ पे। वो उसका कारण क्या है? टीम इंडिया की मजबूती, नंबर 1। नंबर 2, उल्टा देखिए इस लंबे चुनाव प्रचार के कारण से स्थिति क्या बनी? विपक्ष को भी अपनी बात को पहुंचाने का मौका मिला और जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते चले गए, टीम इंडिया की स्थिति मजबूत होती चली गई। बिहार, महाराष्ट्र, इन सबों को हम लोग स्विंग स्टेट के रूप में गिनती कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की चुनौती उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में बनी हुई, जिससे हम लोग आज से कुछ समय पहले तक कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये टीम इंडिया की मजबूती का परिणाम है। आपने वो चीजें तो गिनाई जो हुई, अब जो नहीं हुई वो मैं बता रहा हूं। सबसे अंतिम दिन में जाकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पहले चरण के प्रचार के एकदम आखिर में जाकर के ज्वाइंट रैली कितनी हुई हमने देखी। आपने दिल्ली की बात कही, राहुल गांधी ने एक भी मंच पर अरविंद केजरीवाल को साथ में नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा जो ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज तो छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी बड़े अजीब अजीब तरह के कॉन्ट्रैक्ट देखे गए। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। लालचंद जी, देखिए इसको मैरिज कहना ही गलत है। देखिए, पार्टियां गठबंधन करती हैं और गठबंधन के मूल मुद्दे होते हैं। यहाँ पे मूल मुद्दा क्या था? मूल मुद्दा था संविधान। उसी मूल मुद्दे पर एक सहमति बननी चाहिए थी ना। पश्चिम बंगाल में भी बन जाती, केरल में भी बन जाती, पंजाब में भी बन जाती, जैसे दिल्ली में बनी। ठीक है, मैं लौटता हूँ। विजय शर्मा का महत्व नहीं था तो आखिर 1 जून को टीम इंडिया की बैठक क्यों हो रही है? ठीक, 1 जून को बैठक होने का मतलब है कि उसमें अरविंद केजरीवाल, उसमें भी ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं आ सकती। खैर, मैं आता हूं उस पर। विजय शर्मा जी के पास मुझे जाने दीजिए। विजय शर्मा जी, जो अभी परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, उधर से कह रहे हैं देखिए इंडी गठबंधन की टकाटक सीटें आएंगी, उनका वो टकाटक लगातार चल रहा है। लेकिन आप लोग भी कह रहे हैं कि ये तो बस जब हार जाएंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे और फिर फटाफट विदेश निकल लेंगे। आपका जो ये भरोसा है किस वजह से है? क्या आपको लगा कि इंडी गठबंधन ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाया एकजुट होकर के? जी देखिए लालचंद जी, मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो मैदान में था ही नहीं। वो था ही नहीं मैदान में। वो तो आपको पता है पार्ट टाइम राजनीति करते हैं राहुल गांधी जी। केजरीवाल जी को अपना भ्रष्टाचार छुपाना था, तो ये सारी पार्टियां वो पार्टियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपना परिवारवाद बचाने के लिए मैदान में उतरी थी। तो इनका आपस में तो कहीं किसी तरह से वैचारिक आपस में तालमेल है,
और ये इनका कुत्ते बिल्ली का बैर है। आप देखो ममता बनर्जी किस तरह से इनका जो नेता है उनके लिए बोलती है, वहां उनके लिए किस तरह से यूसुफ पठान जी को उतार दिया गया वहां पे मैदान में, किस तरह से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मोहम्मद लड़ रही है, किस तरह से ममता दीदी बोलती है कि 40 सीटों पे सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, किस तरह से केरल में केरल के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं भाई कांग्रेस तो जो सत्ता की भूखी है, सत्ता के लिए लड़ रही है। तो आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी का भी आपने सुन ही लिया कल परसों का, किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हम तो सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए। तो इससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचारी लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को की वजह से जो डर है उनके अंदर जेल जाने का, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोग बेल के ऊपर हैं, तो उनको अपना परिवार बचाने के लिए इस तरह की ये राजनीति करना चाह रहे थे। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है और जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी आपने कल देखा होगा किस तरह से मोदी जी एक गरीब महिला के पैरों में पड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे ये वो राहुल गांधी जी हैं जो जनता जो 80 साल के बुजुर्ग से पैर छुआ रहे हैं, इनको संस्कार नहीं पता देश के क्या है। बिल्कुल ठीक तो है, हमने काम किया है, हमने गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, युवा के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, आप उस आधार पर आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और मैं आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं राहुल जी आपके पास। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार जो प्रचार रहा, प्रचार में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और तुष्टीकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। तो पीएम ने भ्रष्टाचारियों को लेकर के एक रोचक कहानी सुनाई, आइए सुनते हैं। कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे, ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। दिलचस्प कहानी थी ये भ्रष्टाचार पर जो पीएम ने सुनाई। तो हम चर्चा को जारी रखते हैं और विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, लगातार प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए रखा। देखिए तमाम मुद्दे आए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा हमेशा बनाए रखा। हमने कई चुनाव किए हैं, हम प्रायः देखते थे कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता था वो सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बनता था, लेकिन इस चुनाव में ये एक बिल्कुल अलग सी बात थी कि भ्रष्टाचार को उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाकर रखा। लाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। पीएम ने जो ये कहानी सुनाई है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आज इस दौर का आप कह सकते हैं कि इस सीजन का पीएम का ये अंतिम चुनावी सभा थी होशियारपुर में। बिल्कुल। और इस अंतिम चुनावी सभा में पीएम ने जो बात कही है वो बात कमोबेश पीएम ने पिछले साल लाल किले से भी यही बात कही, और लाल किले से पीएम ने एक तरह से जनता के सामने में ये बात रखी थी कि इस देश को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो खतरा भ्रष्टाचार से है, परिवारवाद से और तुष्टीकरण से है। ये पीएम ने लाल किले से ये बात कही थी। और ये बात कहते हुए पीएम ने कहा था कि इस देश को ये तीनों बीमारी जो है वो एक तरह से दिमक की तरह से कुतरी जा रही है। बिल्कुल। तो ये इस इलेक्शन में जब पीएम इस बात को कह रहे थे, पश्चिम बंगाल के ही बात में कहते हुए रहते कि इसे ये लोगों को समझने की जरूरत है कि आप एक भ्रष्टाचारी को कैसे उसको एक नेता बनाते हैं, किस तरह से उसके लिए आप सम्मान करते हैं,
कैसे उसको बताते हैं कि हमारा नेता है, जबकि आप ये देखिए कि उसने अपने देश के विकास के डेवलपमेंट का, जिसका स्टेक होल्डर लोग हैं, गरीब लोग तक पहुंचना चाहिए, उसको उसने लूटा है। तो ये बात कहते हुए पीएम लगभग हर सभाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है जी। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की बात जब आप कहते हैं तो एक आरोप तो जरूर लगता है कि अभी आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन में जो स्थिति में केजरीवाल खुद चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं, इंतरिम जमानत लेके सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो अपने इस सारे घोटाले, ये सारे शराब के जो उन पे घोटाले का जो चार्ज है, उसको सिर्फ ये बात कह के ये लोगों के सामने में आ सकते हैं कि मोदी ने उनको जेल भेज दिया है जी। अगर मोदी ने ही अगर जेल भेज दिया है तो फिर ये संविधान के जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जेल है, एजेंसियां हैं, वो फिर किस लिए है? तो आप एक तरह से जब आप कहते हैं तो आप एक संवैधानिक व्यवस्थाओं पे आप एक तरह से सवाल उठाते हैं और संविधान के सवाल उठाते हुए आप ही खुद कहते हैं, बीजेपी के सामने में सवाल करते हैं कि अगर ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, इनको आरक्षण बदलना है। तो ये पूरा जो 75 दिनों का जो अब चुनाव प्रचार आपने देखा है, वो एक तरह से पीएम मोदी के सामने में ये लोग परसेप्शन बनाते बनाते ही पूरा अपना संघर्ष किया है। ये तो 4 जून को तय होना है कि ये परसेप्शन में लोग, इनके परसेप्शन में किस तरह से आए और मोदी खास करके बीजेपी के विकासवाद का जो संकल्प है उसको किस तरह से आए मुहर लगाई। ठीक, विजय जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले राहुल जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं। राहुल जी, पूरा चुनाव अब लगभग प्रचार तो आज खत्म होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने, बीजेपी ने पूरे विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बिल्कुल बैकफुट पर रखा। आपने ये महसूस किया पूरे प्रचार के दौरान? उन्होंने प्रयास काफी किया लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है लालचंद जी। क्यों नहीं मिली उसका मैं संक्षेप में, खाली चूंकि समय कम है यहाँ पे। और परिवारवाद वाले मामले पे भी उन्होंने आरोप लगाया लेकिन वो खुद ही गिरते हुए भी दिखे उसमें। देखिए, नंबर 1, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आप विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के लोग जब आपके समूह में आ जा रहे हैं तो फिर उसके प्रति जो पूरा हिला हवाली वाला रवैया है, वो रवैया लोगों ने देखा। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, इतने सारे नामों की लंबी सूची, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेके पश्चिम बंगाल में नाम मिलेंगे, महाराष्ट्र में नाम मिलेंगे। तो एक तरह से जनता को यह लगा है कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर आप चयनात्मक क्यों, क्या केवल विपक्ष की छवि को खराब करने के लिए चीजें हो रही है? अभी जो विनोद जी कर रहे थे, देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार है और मैं बड़ा उनकी बातों को ध्यान देता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर जब ये आरोप लगते हैं कि क्या एजेंसी है, जेल किसी को भेजने का काम ऐसे ही कर दिया जा रहा है, संविधान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके लिए जाहिर सी बात है कि एक जुडिशियल सिस्टम है। हाँ, सही बात। सिस्टम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुलकर बिहार में कहा, वहां पे तेजस्वी यादव के नाम लेके कि मैं जेल भेज दूंगा। विजय शर्मा जी का जवाब, विजय शर्मा जी का जवाब। विजय जी, राहुल जी, सबसे पहले मैं विनोद जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली केजरीवाल जी की। देखिए, केजरीवाल जी का आप विश्लेषण कीजिए, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया वो एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल का जब मामला पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट का जो निर्णय होगा। अब उनका मामला आता है तो वो कहते हैं पैसा कहां पकड़ा गया, तो उनका मामला कोर्ट में नहीं है क्या? तो इसका मतलब उनकी दोहरी, देखिए उनके उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे देते हैं, वो कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ। एक भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया से भी इस्तीफा ले लिया था। तो आप मुझे बताइए, तो ये दोहरे मापदंड हुए नहीं हुए? अपनी पार्टी के लिए दोहरे मापदंड, दोनों लोगों के लिए। वो कहते हैं कि मैं परिवारवाद को, अब उनकी पत्नी आ जाती है। तो केजरीवाल जी का तो चेहरा सामने आ चुका। देश ने जितने वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मेरे ख्याल से देश में उनका इतिहास गिनीज बुक में लिखवा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है। देखिए, चाहे केजरीवाल जी के बात बदलने की बात हो, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ राहुल जी, आप मेरी डिबेटों में काफी आपने सामने होते हैं, आज आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना जो संसद में दिया था कि परिभाषा क्या, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला ठीक है, चीफ मिनिस्टर। चलिए, ठीक है, अभी अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया विजय जी, राहुल जी, शुक्रिया। अब 4 जून का हम सभी इंतजार करते हैं कि किन की बातों से जनता कितनी कन्विंस हुई है। सब बिल्कुल अपनी अपनी बातें लेकर गए हैं, पूरा मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, राहुल जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए।
तो आज ये हमारी खास चर्चा थी और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर कैसा हाहाकार मचा हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि।